हेलो गाइज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत करता हूं और मैं हूं यस। ठीक है गाइज, तो आपको आज मैं यूपीटीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं, जिसके अभी तक 3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और ये चौथा वीडियो लेक्चर है। ठीक है गाइज, तो इसमें आपके लिए मैं गाइज 76 से लेके ठीक है 100 तक क्वेश्चन कराऊँगा, जो 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए गाइस, क्वेश्चन देखते हैं 76। लिखा है इफ़ द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी की 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दे रखी हैं जिनका सम कितना है गाइस 28 है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, और उन नंबर्स के स्क्वायर का सम 216 है, देन द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स विल बी। तो आपको पता है जब 4 टर्में आपको एपी में लेनी होती हैं तो किस तरह से लेते हैं, a-3d, ठीक है, और a-d, a+d एंड a+3d, इस तरह से ये 4 टर्में गाइस क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ओके गाइस, समझ में आ रहा होगा। ये 4 टर्में कंसीडर कर ली जिनका सम कितना दे रखा था 28। ऐसा ही क्यों कंसीडर किया, जिससे कि हमारा जो रेशियो होता है ना वो कट जाए, अर्थात वैल्यू जो है वो 1 में आ जाए। वैसे आप 4 कोई सी भी ले सकते हो एपी में, बट उससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक कितना आ गया 7, इनके स्क्वायर का सम कितना था 216 था। ठीक है गाइज, अब हमें डी पहले से ही पता है, ए पता है पहले से, तो ए की वैल्यू लगा दो तो यहाँ से बचेगा डी। डी कितना आ गया गाइस, प्लस माइनस, और आपसे यहाँ पे यही पूछा था 2 नंबर्स के बीच का गैप कितना होगा। 2 नंबर्स के बीच का जो गैप होता है वही क्या होता है, डिफरेंस होता है, अर्थात जिसके लिए क्या बोलते हैं, सर्वांतर, जिसे हम डी से डिनोट करें। तो डी की वैल्यू गाइस कितना है 1 आ जाएगा। तो उन 2 नंबर्स के बीच का अंतर कितना हो जाएगा गाइस, 1 हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये देख लीजिए इस क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व करेंगे। इन सबको साइन में कन्वर्ट कर लो, ऊपर वाले को cos 80 लिखा है, cos 80 को हम क्या लिखेंगे, cos 90 - 10 लिखेंगे। cos 90 - 10, cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, तो ये sin 10 में कन्वर्ट हो जाएगा गाइज। ठीक है, अब ऊपर जो बन रहा है इसको देखिए गाइज, ये ऊपर sin c - sin d का फॉर्मूला लगा लीजिए, नीचे cos c, नीचे तो हमारा किसका है, यहाँ पे ऐसा ही लिखा रहने दीजिए नीचे। ठीक है, ऊपर खाली फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो जब हमारा साइन माइनस होता है ना, sin c - sin d, तो इसमें cos वाला प्लस का होता है गाइज, और साइन वाले के साथ क्या होता है, माइनस होता है। अब आप ये देख लीजिए, ये कितना आएगा 30, 50 और 10 60, और बटे में 2 30 आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, और ये 50 - 10 40, 40 बटे 2 कितना आ जाएगा 20, ये इससे कैंसिल हो जाए। तो गाइज आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द एंगल ऑफ ए राइट ऑफ ए, ठीक है, ट्रायंगल आर इन एपी, लिखा है इफ़ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, मतलब किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो किस में, एपी में है, देन द रेशियो ऑफ द साइड्स बी एंड सी आपको गिवन √3 √2, देन द एंगल ए विल बी, आपसे पूछा गया क्या होगा। ये हिंदी में भी लिखा हुआ गाइस, तो देख लीजिए गाइज, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो आपके क्या है एपी में है, एपी में आपको पता है कंडीशन, अगर हम 3 एंगल ले रहे हैं तो बीच वाले का डबल, फर्स्ट और लास्ट के क्या हो जाता है, सम के इक्वल हो जाता है। तो ये हमने एपी की कंडीशन लगा दी गाइज यहाँ पे। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, देखो अब ये जो आपको समझ में आया है, ठीक है, यहाँ पे 3b जो होगा, 3b = a + b + c कैसे होगा गाइज, दोनों तरफ b को ऐड कर दिया, इधर हमारा b था नहीं और इधर 2b पहले से, एक भी ऐड कर दिया, तो ये अब आपको पता है इसकी वैल्यू गाइज कितनी हो जाएगी, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहाँ से b कितना आ चुका है गाइज 60 आ चुका है। अब आपको b 60 एंगल मिल गया, और b और c का रेशियो पहले से ही पता था, तो इसको हमने b c के रेशियो में इस तरह से लिख लिया। तो ये हमें पहले से पता b c का रेशियो, b मिल गया, अब बचा क्या गाइज c बचा है, तो यहाँ से c निकल के आ गया, तो c जो निकल के आया 45 निकल के आया, और हमसे पूछा गया a, तो हमें b पता c पता, तो दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर ले, तो हमें क्या मिल जाएगा, a एंगल मिल जाएगा। दिस इज द, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज 79, इफ sin थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा, देन थीटा विल बी इक्वल टू किसके होगा। तो गाइज आपको करना ही क्या है, यहाँ पे sin c + sin d का फॉर्मूला लगाइए, इधर ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। अब ये हो जाएगा 5163 थीटा आ जाएगा, और इधर से ये आ जाएगा। तो गाइज आप देख रहे हो sin 3 थीटा से sin 3 थीटा कैंसिल कर दीजिए, और जो 1 बचा वो दूसरी साइड में, काटना नहीं होता, सिंपली बस ऐसे ही देख लीजिए कि वो हट जाएगा। ठीक है गाइज, या कॉमन लेके वो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो बच रहा है ना, cos 1/2, cos अगर 1/2 किस में होता है, cos 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो 2 थीटा = 60, तो थीटा = कितना हो जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है गाइज, अगला, ये फ्लैग इज फ्लैग ऑन ए 50 मीटर हाई टॉवर, मतलब एक जो फ्लैग है वो 50 मीटर जो हाइट का टॉवर है उसके ऊपर लगा हुआ है। इफ़ द एंगल ऑफ इवोल्यूशन, अब जो इवोल्यूशन ऑफ एंगल एट टॉप ऑफ द फ्लैग, मतलब फ्लैग के टॉप से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ
एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट ऑफ टॉवर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर कितना दे रखा इज 75 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द फ्लैग विल भी पूछा गया है। देख लीजिए गाइस, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो हिंदी में समझ लिए। एक 50 मीटर ऊंचे स्तंभ पर एक झंडा लगा है। यदि झंडे के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण एक ऐसे बिंदु से जो स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है, बराबर स्तंभ के धरातलीय बिंदु से कितने दूर है बट 75 डिग्री है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं गाइस, जिसको समझने की कोशिश करिए। ये हो गया, इस तरह से ये क्वेश्चन बना दिया। ये बोला जितना झंडा है, ये झंडा 50 मीटर का था और 50 मीटर दूर ही किसी पॉइंट से झंडे के टॉप बिंदु का उन्नयन कोण कितना बन रहा है गाइस, 50 डिग्री बन रहा है, सॉरी 75 डिग्री बन रहा है। बस ये क्वेश्चन में बोला था। आप 10 पूरा ले लीजिए एंगल, इसका कोई नाम रख दीजिए ABC। ठीक है, ABC यहाँ पे नाम रख लेंगे तो ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ABC पूरा एंगल कितना 75 हो जाएगा, इधर से ये आ जाएगा। मतलब हाइट अपॉन क्या होता है बेस, हाइट कितना h+50 और ये कितना हो जाएगा ये। ठीक है, अब 1075 की वैल्यू 30 + 45 से निकाल लेते हैं गाइस, तो इसकी वैल्यू आपकी ये आ चुकी है, कितना आ चुका है 1075 ये आ चुका है। ठीक है गाइस, 4 + 4 भी आप कट कर सकते हो 2 कॉमन लेके, तो ये आया 2 + √3। अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्ट पता होती 75 की तो इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से h निकाल लेंगे, तो h कितना आ चुका 50 और ब्रैकेट में √3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस 81 sin थीटा। एक गाइज आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स की आपको बुक मिल जाएगी जिसमें आपको ये क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाते हैं। जैसे शिल्पी आता है और उपकार के आते हैं, बहुत सारे आते हैं। बट गाइज आप किसी को लेने से पहले आप सिर्फ उनके क्वेश्चंस पढ़ना, उनके सोल्यूशंस मत पढ़ना, क्योंकि सोल्यूशंस में क्या होता है ना गाइज, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अगर आपने 125 क्वेश्चन पढ़े तो उम्मीद करता हूँ शिल्पी में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे। ठीक है, और उपकार में भी कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे। और वही क्वेश्चन क्या होते हैं गाइज, पेपर में रिपीट करते तो आप वही ऑप्शन लगा देंगे। तो गाइज आप उनके क्वेश्चंस देख लीजिए, अगर वो आंसर आप देखना भी चाह रहे हैं तो कम से कम उसको अपना सोल्यूशन निकाल के मैच करिए, उसके आंसर्स पर आप इतना ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में पूछा कुछ जाता है और ये निकाल के कुछ रखते हैं। तो गाइज इसलिए आप किसी भी राइटर्स की जब बुक लें पुराने पेपर्स की, तो आप देख लें उसमें सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर पर बिलीव नहीं करना है, खुद का आंसर निकालना है, तब जाके टिक करना है। ठीक है गाइस, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें ठीक नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में कई राइटर्स की बुक को चेक कर चुका हूँ, उसमें सभी में आंसर्स गलत होते हैं। कोई भी ऐसी बुक नहीं है अभी आई है पुराने पेपर्स की जिसमें सारे के सारे आंसर एक साथ ठीक हों। तो गाइज उम्मीद करता हूँ इसलिए आप मेरा वीडियो लेक्चर देखते रहिए और उससे क्वेश्चंस के आंसर मैच करते रहिए। मैं जो यहाँ पे डालूंगा उसमें आपका जो आंसर होगा वो 100% करेक्ट होगा। ठीक है गाइज, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही यहाँ पे आंसर डालता हूँ, तो मैं खुद देखता हूँ कि बुक्स में कितने आंसर जो होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है गाइज, तो इसलिए आप किसी भी राइटर्स की बुक तो खरीद लें, बस खाली क्वेश्चन उससे स्टडी करें, ना कि उनसे आंसर। ठीक है, आंसर भी कर रहे हो तो अपना मैच करने के बाद। ठीक है, सारे के सारे आंसर्स उसमें ठीक नहीं है, पता चला आपने जो आंसर्स उससे किए गलत थे, वही आप आंसर पेपर में आ गए तो आपने डायरेक्ट टिक कर दिया और आपके मार्क्स चले जाएंगे गाइज। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको खुद के आंसर्स को लिखना है। ठीक है गाइज, देखिए गाइज आपको दे रखा साइन थीटा इक्वल टू 1013/1014 इंटू थीटा। तो आपसे पूछा थीटा कितना होगा, और यही आंसर किसी दूसरी बुक में इसका आंसर 2 डिग्री भी दे रखा था। अब 2 डिग्री उन्हें डायरेक्ट लिख रखा है, तो 2 डिग्री तो आंसर होगा ही नहीं। इसका सॉल्व करके देखो क्या आता है। देखो यहाँ पे लिखा है इफ साइन थीटा, ये दे रखा है गाइज, तो जो थीटा है उसको हमने दूसरी साइड में ले लिया। इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर साइन थीटा का फॉर्मूला खोल दीजिए और एक बार ऊपर थीटा कॉमन लेके काट के आप ऐसा लिख सकते हो गाइज, बिल्कुल लिख सकते हो। हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दीजिए, 2 पावर ले लीजिए जिससे आप थीटा यहाँ से निकाल सको। अब गाइज देख लीजिए, 1 को एक साइड कर लिया, थीटा एक साइड कर लिया। अब अपॉन में 6 आ गया, 6 से काटा तो 169 आ गया गाइज। ठीक है, तो थीटा स्क्वायर इक्वल टू 169 आ गया, तो आप समझ सकते हो। तो थीटा कितना आ जाएगा गाइज, थीटा आ जाएगा 1/13 रेडियन, और किसी दूसरी बुक में इसका आंसर दे रखा था 2 रेडियन। तो आप आंसर्स को गलत स्टडी करके जाएंगे तो गलत आप वहाँ पे टिक करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका गाइज आप आंसर जरूर कर लेना कि क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो टिपिकल है थोड़ा। देखिए cos 2π ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ से हमने क्या क्या है गाइज, जो ये वैल्यू दे रखी है ना, इसको आप समझिए। यहाँ पे cos क्या दे रखा है 2π, cos 4π/7, cos 6π/7 दे रखा है। ठीक है गाइज, तो हमने क्या किया, इसमें 2 sin
पाई अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में और डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो मल्टीप्लाई किया वो सब अंदर चला गया, जो डिवाइड किया वो बाहर दिख रहा है ये, ठीक है गाइज। अब सबके साथ जो बन रहा है ना, क्या बन रहा है, 2 cos A साइन B का फार्मूला सभी के साथ लगा दीजिए। तो क्या होता है, साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस प्लस साइन A माइनस बी। तो सबके साथ ये फार्मूला जैसे ही लगाओगे तो गाइज कुछ टर्में होंगी जो कट जाएंगी और जो कुछ बचेंगी वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो गाइज बचेगा क्या, देखो ये 3 पाई है ना, ये -3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका कितना आ रहा है, देखो गाइज 7 पाई है, 7 से 7 कट करेंगे तो अलग हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई खुद में क्या हो जाता है गाइज, 0 हो जाता है। और ये वाला गाइज जो 5 पाई 7 ये इससे कट हो जाएगा। अब बचा क्या है गाइज आपका, ये आपका जो बचा है ये अंदर से बच रहा है क्या गाइज, 0 बच रहा है। तो सब आपस में एक दूसरे से कट चुके हैं। जब सब आपस में एक दूसरे अंदर बचा है 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 ही इसका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे सब कुछ नहीं कटा है, एक चीज़ बच रही थी। क्या बच रहा था गाइज, ये वाला जो टर्म है ये कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि आपका ये वाला इससे कैंसिल हुआ गाइज, समझ लेना, ये वाला इससे कैंसिल हुआ है। और ये क्या हुआ, 7 से 7 कटा था और साइन पाई बचा था, तो साइन पाई की वजह से 0 हुआ था। तो ये वाली टर्म अभी भी क्या है, शेष है। अब इस टर्म को कैसे करेंगे देख लीजिए गाइज, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आप अभी इसको कट कर दीजिए, ये अभी 0 कट गलत है। आगे देखिए गाइज, इसमें क्या करेंगे आप, ये माइनस में बचा था गाइज, ठीक है। अब इसको देखिए गाइज, यहाँ 7 पाई से 7 पाई ये कट जाएगा साइन पाई अपॉन 7 से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो इसलिए आप इसका आंसर देख लीजिएगा। अगर आंसर आपको ध्यान होगा गाइज, देखो गाइज आपको पता है कि 125 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे में 125 क्वेश्चन सॉल्व करना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आप कंपटीशन की तरह नहीं होता इतना ईजी कि कंपटीशन वाले मैथ की तरह आपने देखा और आंसर टिक कर दिया सेकंड में क्वेश्चन निकाल सको। इसमें बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है गाइज। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन करिए, आप क्वेश्चन का मेथड भी आना चाहिए और उनके आंसर्स भी पता होने चाहिए। तो कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन के आंसर ओरली आने चाहिए गाइज, ठीक है। तब आप इस क्वेश्चन को मतलब पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गाइज अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे सिंपली फार्मूला पूछ लिया कौन सा गलत होगा। तो देखो गाइज पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं होगा, साइन इनवर्स एक्स इनने गलत पूछा है गाइज, सॉरी कौन सा सूत्र क्या है गलत है, ये पहला तो सही है, आपको पता साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है गाइज, π/2 होता है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, सब बता नहीं रहा हूँ, बाकी तो सही है। ये वाला जो ऑप्शन लिखा वो गलत लिखा है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये नहीं होता जो इन्होंने लिख रखा है। क्या होता है, 3x पहले होता है, 4x³ बाद में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 84 z इक्वल टू दे रखा है 2 + 2√3i की पावर 100, देन द रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन है गाइज, देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है ना गाइज, तो जो 2 है ना वो पहले कॉमन निकालिए। तो 2 नहीं 4 कॉमन निकालते हैं सीधे गाइज, या 4 से इसको क्या करो डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड भी कर दिया। अब 4 से जब डिवाइड करोगे तो पावर कितनी है, 100 है, तो 4 की पावर 100 बाहर करना पड़ेगा और 4 की पावर 100 आपको अंदर ले जाना होगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 और √3 ये भी π/3, और जो पावर होती है वो डिमाइबर्स थ्योरम से अंदर आ जाती है। तो ये आ चुका है गाइज। अब आपको यहाँ से रियल पार्ट भी समझ में आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी मिल रहा है। तो रियल बटे क्या कर दीजिए, इमेजिनरी कर दीजिए, और यही आपका क्या हो जाएगा गाइज, आंसर हो जाएगा 100 अपॉन, देखो कॉस अपॉन साइन होगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और कॉट कितना हो गया 100 अपॉन 3, तो 33 पाई प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा π/3, और π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। अगला क्वेश्चन गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, देन वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस आई फाई, अच्छा वो हिंदी में लिखा है, इसमें कौन से 4 ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को गाइज कैसे करेंगे देख लीजिए, इसकी ट्रिक होती है छोटी सी। ये तो आपको दे रखा था, दूसरा इसका कॉन्जुगेट बना लेना है, ठीक है गाइज। तो एक हमें ये पता था और ये हमने इसका कॉन्जुगेट बना लिया। कॉन्जुगेट में जहाँ आई होता है वहाँ नेगेटिव हो जाता है। अब आपको गाइज थीटा निकालना, तो थीटा इस तरह से बनाया करो। अगर नेगेटिव पार्ट निकालना तो नेगेटिव पार्ट बनाओ, अगर इमेजिनरी बनाना है तो फाई निकालना होता है, और रियल पार्ट निकालना होता है तो थीटा। अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो फाई से फाई कट जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा, इधर भी क्या है 2 थीटा। अब दोनों तरफ tan को अप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ क्या लगा दिया tan, इधर tan a + b का फॉर्मूला खोल दिया गाइज ये वाला। अब इसकी जो वैल्यू है ना ऊपर जो हमने निकाली थी ये इन दोनों से tan
थीटा प्लस आई फाई एंड टेन थीटा माइनस आई फाई, दोनों की वैल्यू यहाँ लगा दी। कटने के बाद क्या बचा, 2 कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फाइनाइट, और 10 में इन्फाइनाइट वैल्यू होती है 10π/2 की, और 10 से 10 हटा देंगे तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइज, जनरल में लिखेंगे nπ प्लस π/2 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो nπ/2 प्लस π/4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए गाइज, लिखा है ओ बिंदु को केंद्र मानकर ए त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया, उस बिंदु पर पी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है, जो वृत्त को बिंदु क्यू पर क्या करती है, स्पर्श करती है। क्यू बिंदु से रेखा ओपी पर ओटी लंब डाला गया, यदि ओपी इक्वल टू 1 तो क्यूटी होगा, क्यूटी मतलब किसके इक्वल होगा। ये 4 ऑप्शन है गाइज, देख लीजिए, इसको अच्छे से समझना है गाइज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ से बात करते हैं गाइज, एक पी बिंदु है, पी बिंदु से क्या किया है, इस स्पर्श पे मतलब जो सर्किल पे एक स्पर्श रेखा क्यूपी डाली गई, ठीक है। अब इससे क्या कर दिया, इसको मिला दिया गया। इसकी लेंथ गाइज हमने कितना मान लिया, एल मान लिया, टोटल कितना मान लिया, ओ से पी तक कितना है, एल है, और ये गाइज कितना है, ए है। आपको पता है स्पर्श रेखा हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो इसमें आपको क्या निकालना, हाइपोटेनियस नहीं, सॉरी, ठीक है, 90 के सामने ये साइड निकालनी क्यूपी, तो ये 90 के सामने तो हाइपोटेनियस क्या हो गया गाइज, ओपी हो गया, और ओपी क्या है, एल है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से तो हम क्यूपी कितना निकाल लेंगे, एल² माइनस a² आ जाएगा अंडर रूट में। और यहाँ से यहाँ तक गाइज देख लीजिए, अगर हम ओ से लेके टी तक की जो डिस्टेंस है वो x ले लें, और टी से पी तक का डिस्टेंस है वो कितना ले लें, तो कितना बचेगा, l माइनस एक्स बचेगा गाइज, ठीक है, l माइनस एक्स बच जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है गाइज, यही पूछा गया है क्यूटी क्या होगा, तो क्यूटी आगे आप निकाल सकते हो गाइज। अब क्यूटी यहाँ से फिर पाइथागोरस थ्योरम बना लीजिए गाइज, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से फिर से लगा लेना, इतने में यहाँ पे आंसर लिखना छूट गया है थोड़ा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे गाइज तो आपको क्यूटी मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ओ क्यू हाइपोटेनियस हो जाएगा, ओ पी बेस हो जाएगा, और ये आ जाएगा, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा गाइज। इसका सोल्यूशन कर लेना गाइज, ठीक है। ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन। अब हमसे पूछा गया है ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है गाइज, ठीक है गाइज। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका किसी दूसरी बुक में जो सोल्यूशन दे रखा था वो दे रखा था इलिप्स, क्या दे रखा था गाइज, इलिप्स दे रखा था। अब हम बताओ इलिप्स इन्होंने डायरेक्ट आंसर क्या, h² ग्रेटर देन ए निकाल दिया, तो वहाँ पे इलिप्स बता दिया। तो ऐसे कैसे बता देंगे, जब तक हमें डेल्टा नहीं पता होगा। तो सबसे पहले गाइज क्या निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इलिप्स या आपका ये होगा। बट यहाँ पे डेल्टा पहले चेक ही, पहले सबसे पहले डेल्टा चेक करते हैं। तो डेल्टा के लिए आप क्या करते हैं गाइज, पहले इससे कंपेयरिंग करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² 2hx/b/2 2gx प्लस 2f/ प्लस = 0 से। तो यहाँ से a b c f g h और c निकालते हैं। अब डेल्टा हमारे लिए ये होता है, ये होता है फार्मूला गाइज डेल्टा का। तो डेल्टा कितना आ गया गाइज, 0 आ गया। अगर डेल्टा 0 आ जाता तो ये लीनियर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ना कि इलिप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये लिखा है इफ x इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन विद a देन a/a-x² प्लस a/a+x² विल बी नियरली इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। तो देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे क्या है, जो बड़ा है उसको कॉमन करते हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ भी a बड़ा, यहाँ भी a बड़ा, a को कॉमन करके ऊपर कैंसिल कर दिया। अब इनका गाइज क्या किया, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दिया दोनों का। किससे, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दिया। जो कट रहा था उन्हें काट दिया, बाकी सबको छोड़ दिया, और ये जो टर्म आ गई यही आपका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन का गाइज फोटो लेना भूल गए क्वेश्चंस का, ठीक है गाइज। तो इसका मैं क्वेश्चन अगली बार में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है गाइज। अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़, 89, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नहीं है तो सोल्यूशन बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ए बैलून, अगला क्वेश्चन देखिए 90, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जब हम उसमें हवा भरी जाती है, जब उसमें हवा भरी जाती है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है गाइज, बढ़ जाती है। त्रिज्या के सापेक्ष किस दर से आयतन बढ़ेगा, मतलब त्रिज्या तो बढ़ रही है, अब त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उसका आयतन भी बढ़ेगा। तो आयतन किस दर से बढ़ेगा, यदि त्रिज्या आपकी कितनी दे रखी है, 4 यूनिट दे रखी है गाइज, ठीक है।
तो इसको देख लीजिए गाइस कैसे करेंगे। आपको जो वॉल्यूम होता है किसी भी गुब्बारे का, गुब्बारा कैसा होगा, गोलाकार होगा, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है वॉल्यूम, रेडियस के अकॉर्डिंग, रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका क्या करना गाइज, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। आर क्यूब का कितना हो गया 3, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया। अब आर की वैल्यू 4 है तो आर की जगह 4 लगा दो तो 64 पाई इज द करेक्ट आंसर, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कर्व दे रखा है गाइज आपके लिए, ये लिखा है ऑन ओरिजिन विल बी, ओरिजिन पे ये क्या होगा, ओरिजिन मतलब जीरो पे पूछा गया है, उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ट होगा, मैक्सिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस देख लेते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ये इक्वेशन दे रखी थी, इसका एक बार एक्स में डेरिवेटिव किया, 2 बार किया। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो किया गाइस तो यहाँ से देखो पहले तो एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है और दूसरा ये बचा, तो यहाँ से 3 वैल्यू आई है, एक्स 0 जे, तो बाकी हमें किसी पे चेक करने के लिए बोला नहीं गया, बट ओरिजिन पे बोला गया तो 0 पे चेक करेंगे। अब 0 पे चेक करने पे डबल डेरिवेटिव में लगाया तो वहाँ भी क्या मिल गया 0, 0 पे पता ही नहीं चलता पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर आपसे ये 1 और 2 पे भी पूछता तो हम बता सकते थे, 1 पे देखो प्लस आया है, सॉरी नेगेटिव आया तो मैक्सिमम हो गया, और दूसरा जो 3 था 3 पे ये पॉजिटिव आया तो 3 पे मिनिमम हो गया, बट आपसे ओनली 0 पे पूछा था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। 92 क्वेश्चन, इफ़ द स्लेंट हाइट ऑफ ए कोन इज एल देन फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सेम इज, ठीक है, वर्टिकल एंगल विल बी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, जिसका आंसर भी पता होना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स √2। अभी आता कैसे वो देख लीजिए। ये गाइज आपको दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है गाइज, ये तो आपको पता है, स्लेंट हाइट क्या होती है, वर्टिकल हाइट क्या होती है, और रेडियस क्या होती है। तो बीच कल टू क्या होता है, वॉल्यूम, कोन का आयतन क्या होता है गाइज, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है गाइज। अब यहाँ से तो हमें ये मिल चुका है, अब 1/3 तो ऐसे ही लगा दिया, आर की वैल्यू गाइज यहाँ से निकाल लो। अब कॉस अल्फा जब हम लगाएंगे, अल्फा आपको ए पे दिख रहा है, ठीक है, तो कॉस अल्फा क्या होता है गाइज, आधार बटे कर्ण होता है, अर्थात बेस अपॉन, ठीक है, हाइपोटेनियस होता है। तो बेस आपका कितना हो जाएगा, जब अल्फा ये तो बेस हो जाएगा h और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा l, तो यहाँ से ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हमने h निकाल लिया, l cos अल्फा, और साइन अल्फा कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ से r/l हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, l साइन अल्फा, तो r की वैल्यू l साइन अल्फा और h की वैल्यू ये लगा ली, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन चुकी है गाइस, ठीक है। अब इसका अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर लिया गाइस, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया तो एक तो साइन अल्फा 0 आया, दूसरा ये आया, तो यहाँ से अल्फा निकल के आ गया कितना, tan अल्फा इक्वल टू √2 और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2 इज द करेक्ट आंसर। अगला, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्या होता है गाइज, यहाँ पे लिखा 1 अपॉन r इक्वल टू 1 + e cos थीटा इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, और e क्या है गाइज, लेस देन 1 है, लेस देन 1 के लिए क्या होता है, इलिप्स होता है, इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है, पैराबोला, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है, इलिप्स, सॉरी हाइपरबोला हो जाता। सिंपली आपको इलिप्स को रिप्रेजेंट करें। 94 शॉर्ट एंड डिस्टेंस पूछा है, ये जो 2 लाइनें हैं गाइज, ये इनका क्या पूछा है आपसे, शॉर्ट एंड डिस्टेंस पूछा गया। तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए गाइज क्या करते हैं, ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो पहले ये अनसिमेट्रिक फॉर्म में है, तो सबसे पहले इन 2 लाइनों की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक लाइन लिखनी पड़ेगी। जब सिमेट्रिक लाइन लिख जाएगी गाइज ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए गाइज, पहले दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में क्या करते हैं, हम एक अपनी तरफ से 0 कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने z को 0 कर लिया, तो x और y में इक्वेशन मिल जाएगी गाइज, तो x और y में ये आपको इक्वेशन जो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, पहले z की जगह क्या लगा लेंगे गाइज 0, जब z की जगह 0 लगाओगे तो 3x - 9y इक्वल टू 0, x + y इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे गाइज तो यहाँ से आपको x y z की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो जो x y z की वैल्यू आएगी वो यहाँ से देखो गाइज निकाल रहे हैं, इधर ऐसी फर्स्ट वाला निकाल लिया, ऐसी सेकेंड वाला निकाल लेंगे गाइज, ठीक है गाइज। जब इक्वल टू 0 0 होता है ना किसी भी इक्वेशन के, जब कांस्टेंट नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है ना, x की भी वैल्यू 0 आई, जैसे x + y इक्वल टू 0 है, x + 2y इक्वल टू 0 है। जब कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है तो वहाँ पे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होता, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा गाइज, x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा और z भी 0 हो जाएगा। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को x by z को एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एलिमेंट की वैल्यू गाइज हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो एलिमेंट निकाल लेंगे, तो एलिमेंट ये आ चुका है गाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन से सॉल्व कर लेंगे गाइज, तो ये एलिमेंट आ चुका है। अब जो एलिमेंट आता है गाइज उसको नीचे लिखते हैं, जो पॉइंट आता है वो x y z से माइनस कर दे। पॉइंट क्या था, 0 0 0 था, तो आपको समझ में आ गया, पहली सिमेट्रिक लाइन ये बन गई, ऐसी दूसरी वाली सिमेट्रिक लाइन यहाँ से बनाएंगे गाइज। इसको क्या करेंगे, पहले z की जगह 0 कर लेंगे, जो बचा उनको लिख लेंगे, तो उनको लिखने के बाद x और y निकालेंगे, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल चुका है, x कितना मिला गाइज, हाफ,
बाई मिला -5/4 और जेड तो 0 था। फिर इन इक्वेशन को क्या करना है, LMN में कन्वर्ट करना है, फिर LMN की वैल्यू निकालना है। तो LMN ये आ चुका, फिर यहाँ से सिमेट्रिक लाइन लिखेंगे गाइज, लिख ली, ठीक है, ये सिमेट्रिक लाइन। अब शॉर्ट एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं गाइज, शॉर्ट एंड डिस्टेंस को निकालते समय देख लीजिए गाइज, सबसे पहले क्या करते हैं, कोई सी भी पहले लिख दो, चाहे ये लिख दो या वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट, इसका पॉइंट गाइज क्या आया था भाई, इसका पॉइंट आया था 0 0 0 और इसका पॉइंट आया है गाइज क्या, हाफ, ठीक है, 1/2 1/4 और 5/4 और 0। तो पहले क्या करते हैं, दोनों पॉइंटों को आपस में माइनस कर दिया। तो पहली लाइन में क्या होता है, पॉइंटों को माइनस करके लिखा जाता है, बट इसके पॉइंट 0 0 थे और इसके पॉइंटों से माइनस करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका पॉइंट आ गया। फिर अपॉन में क्या करते हैं, फर्स्ट का DCS कर देते हैं, अपॉन में सेकंड का DCS कर देते हैं, ठीक है गाइज। और नीचे कैसे करते हैं, नीचे फर्स्ट वाली लाइन को छोड़ देते हैं। अब इससे करेंगे देखो 8 और इससे करेंगे 9, तो ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड वाले को छोड़ देंगे तो इससे करेंगे 4 और इससे करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 6। फिर थर्ड वाले का जैसे ही निकालेंगे तो थर्ड वाले को छोड़ देंगे, इससे इसकी और इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो नीचे इस तरह से करते हैं। अब इसको गाइज सॉल्व करोगे तो 11 अपॉन जो आ जाएगा 340 आपका आंसर हो जाएगा गाइज। तो कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिएगा। 95 क्वेश्चन में पूछा है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द सर्किल एंड पॉइंट आपको ये दे रखा है गाइस। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, जब आपको हमारे लिए एक प्लेन दे रखा हो और एक सर्किल दे रखा हो तो इक्वेशन बनाते हैं S + λt, ठीक है। इन दोनों को कैसे कंबाइन करते हैं, S + λt इक्वल टू, सॉरी, S + λt, टी का मतलब कोई भी प्लेन हो सकता है, यहाँ पे वो जेड दे रखा है। तो इस तरह से दोनों को कंबाइन कर दिया। अब ये इससे पास हो रहा था, पास कराने के बाद यहाँ से लैम्डा निकाल लिया गाइस और लैम्डा की वैल्यू यहाँ लगा दी, तो यही आपका क्या बन गया, स्फीयर बन गया, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन बना ली, स्फीयर की इक्वेशन बना ली थी। इस स्फीयर की इक्वेशन से गाइज हमने क्या बना दी, रेडियस निकाल लेंगे। पता है UV W और D निकालते हैं, तो ये आपकी रेडियस का फॉर्मूला, तो रेडियस आपका क्या आ चुका गाइज, ये आ चुका है। और आपको ये पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का 4/3 πr³ होता है। तो बस सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब क्यूब है ना इसका गाइज, तो क्यूब है तो 1 17 बाहर आ जाएगा, एक तो रूट के अंदर ही रहेगा और ये 4 था और नीचे हो जाएगा 8 इसका क्यूब, तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ लेना। लिखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले जहाज को 10 किलोमीटर पूर्व में एक जहाज दिखाई देता है। क्या बोला, 12 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर की ओर जाने वाले एक हवाई जहाज को 10 किलोमीटर पूर्व में एक क्या जहाज दिखता है जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पश्चिम की ओर जा रहा है। कुछ समय पश्चात वे एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होते हैं, उस समय उनके बीच की दूरी क्या होगी, आपसे ये पूछा गया गाइज। तो सिंपली देख लीजिए गाइज, मीनिंग क्या है, आपको सबसे पहले पूछा था एक जो था वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, उत्तर की दिशा में जा रहा था 12 किलोमीटर में, ठीक है। तो उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और उसके लिए क्या हुआ, एक दिखाई दिया किधर से, 16 जो इधर से आ रहा है आपका, देख लीजिए गाइज, किधर से दूसरा जो दिखाई दिया था वो, ठीक है, उत्तर की दिशा में जा रहा है 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर से जहाज दिखाई देता है, ठीक है। जो किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है 16 किलोमीटर प्रति। उसके लिए जो दिखाई दिया था, देख लीजिएगा, उसको जो दिखाई दिया था वो 10 किलोमीटर दूरी पे दिखाई दिया था पूरब की ओर, जो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली निकाल लेंगे अब इसको। अब देख लिए आफ्टर टी टाइम, सो ठीक है, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, तो द पोजीशन इसकी निकाल लेंगे कि कितनी पोजीशन होगी P एंड Q के बीच। अब आप गाइज अगर हम QP निकाल लें तो QP निकालेंगे, तो QP निकालने के लिए गाइज 12T कैसे आ जाएगा, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी गाइज, OQ हो गया। OQ कितना है 12 और कितने में चले होंगे, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब OP निकाल लेंगे गाइज, तो OP निकालने के लिए क्या करेंगे, OP निकालने के लिए आप ये करेंगे 16 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूर से दिख रहा था, तो OP जो बन जाएगा आपका, देखिए गाइज ये कितना दे रखा है गाइज 10, ये कितना दे रखा है 10, ठीक है। और टोटल कितना है गाइज आपका A पॉइंट पे, और A से इधर आते हुए दिख रहा है, तो वो यहाँ से आ रहा था यहाँ तक पहुँच गया,
और वो कितना दे रखा था, 16 दे रखा था गाइज। तो इतना चलेगा तो उसको चलने में कितना टाइम लगा होगा, 60 लगा होगा। और 10 किलोमीटर अभी और है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 ये और ये माइनस कर दिया, तो OP हमारा जो बचा होगा वो कितना बचा होगा गाइज, 10 - 60 बचा होगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे ये आ जाएगा। अब इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो मिनिमम का फार्मूला लगा देंगे गाइस, टी मिल गया। अब मिनिमम डिस्टेंस उन दोनों के बीच में वही फार्मूला लगा देना है सिंपली। कौन सा फार्मूला लगा देना है गाइस, जो अभी आपने निकाला था ये वाला, ये मिनिमम डिस्टेंस का, इस वाले में लगा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा गाइस, PQ की मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उस इंजन की अशुशक्ति का मतलब हॉर्स पावर क्या होगी जो 100 मीटर गहराई में 300 किलोमीटर पानी प्रति सेकंड ऊपर खींचता है। द हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन विच लिफ्ट 300 kg वाटर पर सेकेंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 100 मीटर इच। तो गाइज इसका सिंपली फार्मूला क्या होता है ना, mgh/746 होता है, या तो T लिख दिया इन्होंने। अब T ना लिख के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mgh/746। तो ऊपर m कितना है 300, g कितना होगा 10 और h कितना 100 मीटर, अपॉन में कितना कर देंगे इसके 746 और काटने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 98। एक पत्थर ब्रह्मावस्था में किसी ऊंचाई से पृथ्वी पर 5 सेकेंड में पहुंचता है। यदि गिरने के बाद 3 सेकंड बाद पत्थर को रोककर फिर से गिरने दिया जाए तो पृथ्वी पर कितनी देर में गिरेगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। एक पत्थर ब्रह्मावस्था में किसी ऊंचाई से पृथ्वी पर 5 सेकंड में पहुंचता है। यदि गिरने के 3 सेकंड बाद पत्थर को रोककर, ठीक है, अगर पत्थर हम ऊपर से गिराते हैं गाइस समझ लेना, तो वो 5 सेकंड में ज़मीन पे गिरता है, बट 5 सेकंड पूरे नहीं हुए, उससे पहले 3 सेकंड में उसको किसी ने बीच में पकड़ लिया और उसके बाद दोबारा ज़मीन पे जब गिराया गया तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया गाइस। देख लीजिए, इसको दो तरह से निकालेंगे। पहले सिंपली फार्मूला होता है H=UT + ½ GT²। ठीक है गाइज, तो पहले जो टोटल की बात है, पहले 5 सेकंड में गिर रहा था, अब ब्रह्मावस्था से गिर रहा तो U=0, तो यहाँ से H आ गया आपका 25/2g आ गया गाइज। ठीक है, अब समझिए जब 3 सेकंड में होगा गाइज, कितना 3 सेकंड होगा, जब 3 सेकंड होगा तो वहाँ पे H कितना हो जाएगा गाइज, 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/2, यहाँ पे 5 था तो 25/2 हुआ, 9 है तो 3 है तो 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा होगा, टोटल H से H1 माइनस कर दो, टोटल 25/2g था और ये 9/g माइनस कर दिया तो यहाँ से बचा गाइज 8g बचा है। अब 8g बचा हुआ क्या, रिमेनिंग डिस्टेंस। अब रिमेनिंग डिस्टेंस जो 8g बची उसको कितने में, अर्थात H जो बचा ये 8g बचा है। अब ऊपर से फिर से ब्राह्म में गिरेगा तो U0 हो जाएगा, ½ GT²। ठीक है गाइज, तो यहाँ से जो T है ना वो T निकालना है हमें, तो एक G से तो G कैंसिल हो जाएगा और ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर 16 हो गया, तो T² 16, तो T = 4, तो वो दोबारा कितने में गिरेगा, 4 सेकंड में गिरेगा। तो ऐसे केस में उसको 3 और 4 7 सेकंड्स लग गए गाइस। ठीक है, और वैसे डायरेक्ट वो कितने में गिरता, 5 सेकंड में। क्योंकि होता क्या है ना गाइस, जब हम ऊपर से पत्थर नीचे फेंकते तो जैसे ही वो अर्थ के पास में आता है वैसे ही उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। और यही केस अब उसको बीच में रोक लिया गया तो फिर गिराया गया, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी उसकी स्पीड। 99 क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछा गया है, ठीक है, वेक्टर्स दे रखे हैं आपको 3, आर द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल। ये तीनों वेक्टर्स जो हैं किसी ट्रेंगल्स की साइड है। ठीक है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स बिटवीन एनी 2 ऑफ देम, उनके बीच में कौन सा एक एंगल इनमें से होगा। तो गाइज हम देखो तीनों निकाल लेते हैं, cos A, cos B, cos C का फॉर्मूला बता देते हैं। इस तरह से cos A निकालेंगे, cos B और cos C, जबकि जो तीनों आ रहे हैं उनमें कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा है आपका। जब कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा है गाइज, तो ऊपर डॉट करना B.C, तो सिंपली डॉट में क्या करते हैं गाइज, आपको पता है डॉट में क्या करते हैं, I का I से, J का J से, K का K से, अपॉन में इनके मॉड का स्क्वायर करना है, तो B वाले का मॉड अलग और C वाले का मॉड अलग, और ये आ रहा फर्स्ट cos A निकल गया, cos B, cos C, तीनों में से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देख लीजिए, ए दे रखा है, सी दे रखा है, आर 2 वेक्टर्स, व्हाट विल बी द वेक्टर्स बी सच दैट, जो क्या करे A क्रॉस B = C एंड A.B = 10, तो इसमें कौन सा होगा गाइस, देख लीजिए। तो ऐसे में गाइस करना गया है, आपको पूछा गया है, ठीक है, A क्रॉस B = C, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई, तो B पता है और A पता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, A.B निकाले, A.B कितना आ गया गाइस, 10 आ गया, तो 10। ठीक है, ए ऑप्शन को हम देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमने ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 10 आ गया। अब A क्रॉस B निकालेंगे गाइस, तो कितना आ चुका है, A क्रॉस B निकाल लिया तो ये आया 0i J और -K, और यहाँ से गाइस जो C आया ना, वो C जो आपको ये
तो सी क्या लिखोगे भाई, ऐसा ही तो सी लिखोगे, यहाँ पे 0 आया फिर 1 आया फिर -1 आया, तो सी कितना हो गया, ये हो गया, यही इसका क्या हो गया गाइज, करेक्ट आंसर हो गया। तो आप समझ रहे होंगे गाइज, तो कौन सा आंसर हो चुका है इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ही तो हमने बनाया है बी के लिए, मतलब ए के अकॉर्डिंग बी हमने बना लिया, तो ऑप्शन से चेक किया है गाइस, ठीक है। जब ए और बी निकाला, क्योंकि बी हमें पता नहीं था तो हमने बी अपनी तरफ से बनाया था, तो ए डॉट बी किया 10 आ गया, और जबकि ए डॉट बी ही हमें 10 दे रखा था, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसी को हमने क्या कर लिया, मान लिया गाइस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और यहाँ से देखो ए क्रॉस बी भी यही आ रहा है, ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी मिल रहा है और सी वेक्टर भी यही है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से मैंने आपको ये 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब भी इसके 25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं गाइज। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। गाइज अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।